नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। और शायद ये हमारा शिलालेखों की अंतिम श्रृंखला होगी, ये अंतिम लेक्चर है शिलालेखों की श्रृंखला का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट के शिलालेख बचे थे, कुछ महत्वपूर्ण प्लस जो भी फारसी कुछ शिलालेख मुगल काल और सल्तनत काल में जो लिखे गए थे वो भी इसमें कुछ तैयार कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपके पास एक फैक्चुअल डेटाबेस प्रिपेयर रहे कि अगर गलती से इधर उधर से पूछ ले तो आप एक बार नजरों के सामने से निकला हुआ रहे, वो थोड़ा सा ठीक रहता है वो। ठीक है, अपन बात करते हैं। दो महत्वपूर्ण शिलालेख हमारे बच गए थे। एक तो बिजोलिया का शिलालेख था, 1177 के आसपास का था शिलालेख, है ना। तो ये किसका शिलालेख है? ये चौहानों का शिलालेख है, बिजोलिया का शिलालेख। एक सेठ जी थे महानक नाम के सेठ जी ने जो है बिजोलिया में शिलालेख खुदवाया था। इस समय का जो तात्कालीन शासक था वो सोमेश्वर था। तो चौहानों का जो राजा था इस टाइम पे वो सोमेश्वर था, और उसके शासन काल में ये शिलालेख खुदवाया गया महानक नाम के सेठ जी द्वारा। ठीक है, अब इसके जो सबसे पहली बात जो पूछे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में से एक है, राजस्थान के जितने भी शिलालेख पढ़ लोगे ना आप, उनमें अगर सबसे ज्यादा कोई मेरे से पूछे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है, तो वो है बिजोलिया का शिलालेख 1170 का, है ना। यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली बनता है, क्योंकि यहाँ से जानकारी इतनी सारी मिली है कि आपको इसको, है ना, 12वीं शताब्दी 12th सेंचुरी का भारत राजस्थान का दर्पण कह सकते हो आप, 12th सेंचुरी का। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कभी कि 12वीं शताब्दी का राजस्थान का दर्पण किस शिलालेख को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 12वीं शताब्दी के राजस्थान के लोकल जनजीवन की झलक मिलती है, धार्मिक व्यवस्थाओं की झलक मिलती है, भौगोलिक स्थिति की झलक मिलती है, राजनीतिक स्थिति की झलक मिलती है, और प्रशासनिक व्यवस्था की झलक मिलती है। अब मैं बताता हूँ क्या क्या कैसे कैसे इसमें अपन देख सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, इसलिए इसको 12वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है शिलालेख को। ठीक है, बिजोलिया जो शिलालेख है वो 1170 का है। पार्श्वनाथ मंदिर है, ठीक है, बिजोलिया में एक पार्श्वनाथ मंदिर की जो जैन मंदिर था उसकी दीवार पर महानक नाम के सेठ द्वारा बनवाया गया था, और इस समय का जो तात्कालीन शासक था वो था सोमेश्वर। ठीक है, अब देखो एक श्रावक परंपरा होती है जैनों में, एक तरीके से एक पूजनीय परंपरा है श्रावकों की। ठीक है, पुजारी होते हैं श्रावक जैनों के। तो जैन श्रावक थे लोलाख। ये लोलाख जी जो थे, जब इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया यहाँ पर, तो उनके स्मृति में ये मंदिर और कुंड का निर्माण करवाया था महानक ने। तो महानक ने लोलाख, जो जैन श्रावक थे लोलाख, उनकी स्मृति में मंदिर और कुंड की स्मृति में जो है ये शिलालेख खुदवाया था, बिजोलिया का शिलालेख। ठीक है, उस समय सोमेश्वर का शासन था। ठीक है, तो इसमें सांबर और अजमेर के चौहानों की वंशावली का हमें पता चलता है। तो उस समय की राजनीतिक स्थिति, अब ये पूछ रहे हो ना आप कैसे 12वीं शताब्दी का दर्पण, तो राजनीतिक स्थिति तो क्या पता चल रही, सांबर और अजमेर के चौहानों की वंशावली का पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है कि वहां का आदि पुरुष कौन था? आदि पुरुष था वासुदेव। तो वासुदेव आदि पुरुष था, और 551 एडी में वासुदेव ने 551 एडी में जो है अपना सांबर के चौहानों की स्थापना करी, सांबर झील का निर्माण करवाया, और वहां पर सांबर चौहानों का आदि पुरुष भी इसको कहा जाता है वासुदेव को। ठीक है, तो सांबर चौहानों की स्थापना किसने करी थी? वासुदेव ने करी थी 551 एडी में। ठीक है, तो इसका प्राचीन नाम, बहुत सारे जो आसपास एरिया है ना, भीलवाड़ा के आसपास के जितने भी एरिया है उसमें जो है बहुत सारे जगहों के प्राचीन नाम मिलते हैं, जैसे जालोर का जाबालीपुर, नाडोल का नड्डुल, साकंबरी का सांबर, दिल्ली का मिलता है दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का जो है वो दिल्ली का प्राचीन नाम है। और इसके अलावा श्रीमाल का भीनमाल मिलता है, और मंडलकर जिसको मांडलगढ़ कहते हैं अपन, है ना, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है, उसका प्राचीन नाम। एक नागध्वज जो है नागदा का प्राचीन नाम, और विंध्यावल्ली या विजयावल्ली बिजोलिया का पूरा प्राचीन नाम। ठीक है, तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं कि आपको ये 4 नाम दे दिए जाएंगे प्राचीन नाम, और ये किसमें मतलब इसका आधुनिक नाम से संदर्भ जोड़ के आपसे क्रम पूछा जा सकता है ना। तो क्रम वाइज जमाने को भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसलिए मैंने सारे प्राचीन नाम जो जो इसमें उल्लेखित है उन सबको यहाँ पर मेंशन कर दिया, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो ये पूछ सकता है नागध्वज नागदा, अभी तक पूछा नहीं गया। विजयावल्ली विंध्यावल्ली पूछा ही जा सकता है, पूछे लिया काफी बार। भीनमाल श्रीमाल वेरी इंपॉर्टेंट है। मंडलकर पूछा जा सकता है, मांडलगढ़ का नाम है। दिल्ली का नाम है, नाडोल का नड्डुल है, जालोर का जाबालीपुर है, यहाँ लिख लेना, और सांबर का साकंबरी।
ठीक है। फिर भूमि अनुदान की प्रथा। अब देखो ये तो हो गया अपना, ये तो हो गया अपना राजनीतिक, पॉलिटिकल जानकारियां मिल रही है। तो ये अपने को जानकारियां मिल रही भौगोलिक। कौन सी जानकारियां मिल रही? भौगोलिक। ठीक है, तो भौगोलिक जानकारियां मिल रही है ये। अब कहते हैं कि इसमें यहां पर प्रशासनिक जानकारियां भी मिल रही है। प्रशासनिक जानकारियां मिल रही है तो वो मैं बताता हूं कैसे मिल रही है। धार्मिक जानकारियां यहां से मिली गई अपने को, जैन दर्शन से संबंधित धार्मिक जानकारियां मिल रही है यहाँ से। ठीक है, अब प्रशासनिक जानकारी, अब क्योंकि देखो आरएस मेंस में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिजोली शिलालेख के बारे में पूछ लिया जाएगा और ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बिजोली शिलालेख में धार्मिक धार्मिक जनजीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है, बिजोली शिलालेख में भौगोलिक जनजीवन के बारे में, राजनीतिक जनजीवन के बारे में, प्रशासनिक जनजीवन के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा उसमें ना। तो मैं आपको वैसे तैयार करवा देता हूँ। तो भूमि अनुदान होता था पुराने टाइम में, ब्राह्मणों को, चारणों को भूमि दी जाती थी। ठीक है, इसे बोलते थे भूमि अनुदान, इसको बोलते डोहली प्रथा। ठीक है, तो डोहली प्रथा की जो अपने को आरंभिक परिचय वो मिलता है अपने को बिजोलिया शिलालेख से। तो इस समय भूमि अनुदान दिया जाता था, ये उल्लेख कहां पे मिल रहा है अपने को? बिजोलिया में। ठीक है, इसके अलावा जो गांव होता था ना, ग्राम उसकी सबसे बड़ी इकाई होती थी प्रतिगण। तो ग्राम की सबसे बड़ी इकाई प्रतिगण होती थी, प्रतिगण, इस बात का ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। गांव की सबसे बड़ी इकाई प्रतिगण होती थी। इसका उल्लेख अपने को कहां मिलता है? इसका उल्लेख अपने को मिलता है कहां पर? बिजोलिया शिलालेख में। तो ग्राम की सबसे बड़ी इकाई प्रतिगण होती थी, ये अपने को पता चलती है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था का पता चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा ग्राम और प्रतिगण के प्रमुख अधिकारियों का भी पता चल रहा है। कौन कौन से अधिकारी उस टाइम पे हुआ करते थे? तो एक अधिकारी हुआ करता था महत्तर और एक अधिकारी हुआ करता था परिग्राही। ठीक है, तो महत्तर और परिग्राही नामक अधिकारियों का उल्लेख अपने को कहां से प्राप्त होता है? बिजोलिया शिलालेख से। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको कि ये जो है अपना प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो धार्मिक जनजीवन के बारे में पता चल रहा है, पॉलिटिकल जनजीवन, राजनीतिक जनजीवन के बारे में पता चल रहा है, भौगोलिक जनजीवन के बारे में, प्रशासन के बारे में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? 12वीं शताब्दी का जनजीवन, धार्मिक, भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा मिलती है अपने को। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? बिजोलिया शिलालेख। अच्छा, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिजोलिया शिलालेख का रचयिता कौन था? गुणभद्र। ये याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ आपको ये याद करने के लिए, लेकिन यहाँ पे याद कर लेना। इसका लेखन कार्य किया केशव कायस्थ ने और इसको उत्कीर्ण किया था गोविंद ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गुणभद्र, केशव कायस्थ और गोविंद, इन तीनों के नाम याद कर लेना। ठीक है, 1170 का अभिलेख है, पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर खुदवाया गया है। जैन मंदिर था पार्श्वनाथ मंदिर, तो उसकी दीवार पर था। निर्माता था माणक नाम का सेठ, सोमेश्वर शासक था उसके टाइम पे। और इसके अलावा जैन श्रावक लोलाक जो थी, उनकी मंदिर और कुंड की स्मृति में शिलालेख खुदवाया गया। और इसमें राजनीतिक जानकारियां मिलती है कि सांबर के और अजमेर के चौहानों की वंशावली प्राप्त होती है। और वहां का अपना सांबर का जो आदि पुरुष था सांबर के चौहानों का, वो था वासुदेव, जिसने 551 में सांबर की स्थापना करके, शाकंभरी की स्थापना करके जो है चौहान वंश की नींव डाली। इसके अलावा इनका भौगोलिक जानकारियां मिलती है, बहुत सारे प्राचीन नाम जो आप याद कर लोगे। इसके अलावा प्रशासन की जानकारियां मिलती है। प्रशासनिक जानकारियों में भूमि अनुदान या डोहली प्रथा का उल्लेख यहाँ पर अपने को प्राप्त होता है। प्रतिगण, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिगण जो है गांव, सब जो गांव का जो सबसे बड़े गांव होते थे उनको प्रतिगण बोलते थे। तो ग्राम की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी? प्रतिगण। फिर ग्राम और प्रतिगण के जो अधिकारी थे वो महत्तर और परिग्राही कहलाते थे। ग्राम और प्रतिगण के अधिकारी महत्तर और परिग्राही कहलाते थे। ये सब याद कर लेना आप। ठीक है, एक अपना ये शिलालेख बच गया था और एक रणकपुर प्रशस्ति बच गई थी। ये 1439 की कुंभाजी के टाइम की है ना। रणकपुर चौमुखा मंदिर भी बोलते थे इसको। तो वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। तो धरना नाम की सृष्टि ने बनवाया था, तो इसके वंशज की जानकारियां मिलती है। ठीक है, और गुहिल को बप्पा का पुत्र कहा जाता है। किसको? गुहिल को बप्पा का पुत्र कहा जाता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं यहाँ पे कि सिर्फ 3 ही ऐसे अभिलेख है राजस्थान में, सिर्फ 3 ही ऐसे अभिलेख है जहां पे गुहिल को बप्पा का पुत्र कहा गया है। अदरवाइज सब में गुहिल को आदि पुरुष कहा गया है और बप्पा उसके वंशजों में से एक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए बता रहा हूं कि गुहिल को बप्पा का पुत्र कहा गया है। एक तो रणकपुर प्रशस्ति में, एक रसिया की छतरी में और एक कुंभलगढ़ में। 3 जगह। कहां? रणकपुर, रसिया की छतरी और कुंभलगढ़। ये तीनों शिलालेख में
गुहिल को है बप्पा का पुत्र कहा गया। बाकी और जगह जितने भी सोर्सेज आप देखोगे ना, वहां पर गुहिल वंश का जो आदि पुरुष है वो गुहिल को कहा जाता है और बप्पा रावल को उसके एक वंशजों में माना जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेना। फिर ये प्रश्न अब नेक्स्ट में आपको जब भी कभी भी पूछा जाएगा तो वो यही प्रश्न पूछ सकता है आपको कि निम्न में से किस शिलालेख में गुहिल को बप्पा का पुत्र नहीं कहा गया है। तो एक ऑप्शन देगा रणकपुर, दूसरा देगा रसिया की छतरी, तीसरा देगा कुंभलगढ़ और चौथा कोई सा भी दे देगा। ठीक है, तो फिर आपको लगाना है कि वो चौथा ऑप्शन, ठीक है, इसमें नहीं कहा गया है, बाकी सब में, रणकपुर में, रसिया की छतरी में, कुंभलगढ़ में गुहिल को बप्पा का बेटा कहा गया है। इसके अलावा बप्पा और कालभोज दो अलग अलग नाम थे। हम कहीं अभिलेखों में देखते हैं बप्पा की उपाधि मिलती है अपने को कालभोज। ठीक है, तो कालभोज बप्पा की उपाधि मिलती है और ये जो अभिलेख है रणकपुर प्रशस्ति, उसमें बप्पा और कालभोज दोनों दो अलग अलग व्यक्तियों को बताया गया है। ठीक है, दोनों अलग अलग व्यक्ति थे ऐसा माना जाता है। इसमें गुहिल की वंशावली, अच्छा एक प्रश्न ये बनेगा आपका इस बार कि गुहिलों की वंशावली का रिसर्च बेस्ड एनालिसिस, गुहिलों की वंशावली को एक शोध तरीके से, शोधपूर्ण तरीके से एक वंशावली कहां पर तैयार की गई है, किस शिलालेख में तैयार की गई है, वो है रणकपुर प्रशस्ति में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है और पूछा जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, बहुत जगह गुहिलों की वंशावली आपको मिलेगी, लेकिन शोध द्वारा, शोध परीक्षण करके तत्कालीन जितने भी सोर्सेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए किस शिलालेख में ये काम किया गया है, वो है रणकपुर प्रशस्ति में। कहां पर किया गया है, रणकपुर प्रशस्ति में। वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभा की जो विजय है, कुंभा के विजयों का और उपाधियों का जिक्र इसमें मिलता है, जैसे अपन ने कुंभलगढ़ में भी देखा था। फिर धरणाश्रेष्ठ के वंशजों का उल्लेख है, वो बिल्कुल आपको समझ में आ ही जाता है। तो ये थे अपने महत्वपूर्ण शिलालेख। आज ये चैप्टर अपना क्लोज हो गया। अब कुछ फारसी के शिलालेख है जो भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जालोर में एक शिलालेख मिलता है ईदगाह का शिलालेख, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाता हूँ। तो ये होशंग शाह ने खुदवाया था। ठीक है, होशंग शाह जालोर के एक स्थानीय शासक थे। कई बार क्योंकि क्या होता है, बाजियां पलट जाती थी, कई बार यहाँ पर कुछ और रूलर आ जाते थे, है ना, धीरे धीरे। तो ये यहाँ पर एक लोकल शासक हुए होशंग शाह, उन्होंने ईदगाह का शिलालेख खुदवाया 1318 में। ठीक है, तो जब यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स मेवाड़ की कमजोर होती थी तो यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय शासक आ जाते थे, है ना, इस बात का ध्यान रखना आप। फिर इसके अलावा आपको नागौर में एक शिलालेख मिलेगा, जामा मस्जिद का शिलालेख, जामा मस्जिद मेड़ता का। ये फारसी शिलालेख है। ये औरंगजेब है, ये औरंगजेब मुगल सम्राट नहीं है, पहली बात, क्योंकि इसका टाइम है 1807, औरंगजेब 1707 में एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद ये उसके जस्ट 100 साल बाद है। तो ये औरंगजेब यहाँ का नागौर का कोई स्थानीय शासक है। ठीक है, इस बात का ध्यान। एक ढोलक सिंह जी है। ठीक है, ढोलक सिंह जी ने यहाँ पर जो है जामा मस्जिद का, जब ये जामा मस्जिद टूट जाती है और इसमें थोड़ा सा मरम्मत का काम है, वो ढोलक सिंह जी ने करवाया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर के ढोलक सिंह जी ने जो है इस जामा मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। तो औरंगजेब का यहाँ पे अभिलेख मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अपने कोटा में कुछ मिलता है शाहबाद का। शाहबाद एक आपको कोटा में मिलता है। शाहबाद में कुछ जैविक मंडल कुछ ऐसा है शाहबाद में, आप एक बार देखना। बट जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी शाहबाद, है ना, शाहबाद बल्ज जिसको बोलते हैं ना, शाहबाद बल्ज वो एक ऐसा एरिया है जहां पे बल्ज क्या होती है, एक जियोग्राफिकल फीचर है बल्ज। तो पर्वतों के बीच में पाई जाती है वो एक तरीके से। तो शाहबाद बल्ज जो है इंपॉर्टेंट है। तो शाहबाद जो अपने कोटा में पड़ता है, वहां पे 1679 में तत्कालीन कर व्यवस्था पर ये शिलालेख बिल्कुल जोर देता है। तो कौन से फारसी शिलालेख में तत्कालीन कर व्यवस्था, 17वीं शताब्दी की कर व्यवस्था के बारे में परिचय मिलता है, तो वो है शाहबाद का शिलालेख। ठीक है, शाहबाद का शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना। ठीक, इसके अलावा अजमेर में भी अपने को कुछ अभिलेख मिले हैं, क्योंकि अजमेर है ना हमेशा जो है सेंटर कंट्रोल करता है। तो दिल्ली में जब मुगलों की सरकार रहेगी तो कौन कंट्रोल करेगा, अजमेर। तो सबसे ज्यादा अगर दिल्ली वाले कोई जो सुल्तान है या दिल्ली के कोई बादशाह हैं, तो वो अगर अभिलेख खुदवाएंगे राजस्थान में कहीं, तो वो कहाँ खुदवाएंगे, अजमेर में ही खुदवाएंगे। तो इसलिए अजमेर में ज्यादातर मुगलों के शिलालेख आपको मिलेंगे। पहला है अजमेर लेख, जो लगभग 1200 का है अपना। ठीक है, 1200 में अजमेर में लेख खुदवाया गया 2.5 दिन के झोपड़े पर। तो 2.5 दिन का झोपड़े पर, क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा बना 1200 में, 2.5 दिन के झोपड़े पर अबू बकर के निर्देशन में, किसके निर्देशन में, अबू बकर के निर्देशन में यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई गई, है ना, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी यहाँ पे, और उसकी जगह पर क्या बनाई गई थी,
ठीक है, उसके जगह पे एक मस्जिद बनाई गई थी। तो अबू बकर के निर्देशन में ये मस्जिद बनाई गई थी। तो इसका जिक्र कहाँ मिलता है? ये मिलता है अजमेर लेक में। ठीक है, तो अजमेर लेक 2.5 दिन के झोपड़े का लेक भी कहते हैं इसको, ये भी ध्यान रखना अगर ये आ जाए 2.5 दिन के झोपड़े के लेक 1200 में सबसे पहले क्या जानकारी मिलती है? तो अबू बकर के निर्देशन में यहाँ पर मस्जिद बनी थी, इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुष्कर में देखो 1615 का टाइम है, मुगल मेवाड़ संधि होती है 1615 में। ठीक है, आप जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर अपन पढ़ेंगे मुगल मेवाड़ संधि होती है 1615 में। तो जहांगीर द्वारा जो है अमर सिंह पर विजय प्राप्त करी जाती है, और जहांगीर ने जो है अमर सिंह को एक तरीके से संधि करने पर विवश कर दिया था। इस वजह से पुष्कर में जो है जहांगीर अपनी जीत की खुशी में वहां पर महलों का निर्माण करवाता है और वहां पे एक शिलालेख लगवाता है इस बारे में। ठीक है, फिर बाद में जब पर इस किस शर्तों पे ये संधि हुई थी ये बातें जहांगीर नहीं लिखवाता है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, किस शर्तों पर ये संधि हुई थी ये बात जहांगीर नहीं लिखवाता है। और शर्तों की पोल तब खुल जाएगी जब अपन ने कौन सा शिलालेख देखा था? राजसमंद झील का शिलालेख। जो राजसमंद झील का राज प्रशस्ति अपन ने देखा था ना, राज प्रशस्ति में पहली बार जो संधि की शर्तें हैं वो निकल कर आएगी सामने कि किन शर्तों के आधार पर मुगल मेवाड़ संधि हुई। वो शर्तें कहां पर निकल के आएगी? हमारी राज प्रशस्ति। तब जाके पता लगेगा कि इनमें संधियों की शर्तें तो सारी मेवाड़ वालों के पक्ष में थी। ठीक है, तो सिर्फ नाम का गुलाम है, बाकी मेवाड़ पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये अमर सिंह पर विजय पर जहांगीर ने जो है जहांगीर महल का निर्माण करवाया 1615 में, और 1615 में वहां पर शिलालेख खुदवाए प्रसन्न होके। ठीक है, अच्छा, अमर सिंह विजय का श्रेय जो है वो जहांगीर को खुद को नहीं जाता है, वो उसके पुत्र खुर्रम को जाता है। ठीक है, तो खुर्रम ने जो है वो मेवाड़ विजय पे, या ये कह सकते हैं कि मुगल मेवाड़ संधि का जो सबसे महत्वपूर्ण की पिलर था ना वो खुर्रम था। खुर्रम जो आगे जाके शाहजहां के नाम से शासक बनता है। ठीक है, तो खुर्रम ने जब ये मेवाड़ के जो इन्वेजन पे निकला था कि मेवाड़ को जीत के आऊंगा मैं, ठीक है, तो ये जो अजमेर में रुका था वहां पे, तो अजमेर में ये एक शपथ लेता है। ठीक है, कि मैं अगर मेवाड़ को जीतने में मैं सफल रहा तो मैं अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण करूंगा। ठीक है, तो अजमेर में जब मस्जिद का निर्माण का प्रण लिया किसने? खुर्रम ने जब अजमेर में मस्जिद निर्माण का प्रण लिया और ये निकल पड़ा, और जब ये अमर सिंह पर विजय प्राप्त करने में, अमर सिंह को संधि के लिए विवश करने में सफल रहा, तो उस समय तो ये नहीं जो है मस्जिद को बनवा पाया। लेकिन बाद में जब ये बादशाह बनता है, तो 1637 के आसपास इसे याद आया कि यार मैंने तो एक शपथ ले रखी थी, एक प्रण ले रखा था, तो वो प्रण पूरा करने का अब समय आ गया, तो अजमेर में क्या करूंगा मैं? मस्जिद बनाऊंगा। तो ये है स्टोरी। जब शाहजहां ने मस्जिद बनाई थी 1637 में, किसके प्रण को पूरा करने के लिए? ये है अजमेर मस्जिद निर्माण का प्रण, जब मुगल मेवाड़ संधि करने के लिए उसने वो निकला था। ठीक है, इसके बाद एक ईदगाह का लेख चमन बेग द्वारा बनवाया जाता है, खुदवाया जाता है। हाँ, चित्तौड़ में कुछ शिलालेख हैं, जैसे धाईबी पीर की दरगाह पे एक शिलालेख मिलता है अपने को 1325 में। तो इसमें जो है चित्तौड़ का नाम मिलता है खिजराना। कौन सा नाम मिलता है? धाईबी पीर की दरगाह की शिलालेख पे खिजराना नाम मिलता है। ठीक है, ये फारसी का लेख है। तो इस समय खिज्र खां यहाँ का प्रशासक था, ये बात भी इसमें पता चलती है। खिज्र खां यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो विविध उपाधियां थी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी उपाधियां धारण करी थी ये भी यहाँ पे पता चलती है। अलाउद्दीन खिलजी, और जहां सोच कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, पूरे जहां का राजा ना, तो ये धाईबी पीर में मिलती है अपने को, है ना, ये चीज ध्यान रख लेना। ये इतनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी चीजें पूछ लेते हैं। और जब अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा मैं लिखवा दूंगा एक पॉइंट में कि धाईबी पीर के अभिलेख में क्या क्या मिलता है अपने को, और धाईबी पीर के बाद क्या होता है। ठीक है, इसके बाद सुल्तान गयासुद्दीन का एक शिलालेख भी यहाँ पर मिलता है जो खंडित अवस्था में है ना, ये भी फिर एक हजरत मीठी शाह जो अपने झालावाड़ में पढ़ते हैं, हजरत मीठी शाह की दरगाह है झालावाड़ में, तो 1694-95 का एक शिलालेख अपने को प्राप्त होता है, जो 5 बहलोली खर्च करके नवाब आजम खां के पोते थे। नवाब आजम खां मालवा के एक छोटे से प्रांत के नवाब थे। ठीक है, तो मालवा के नवाब के पोते इनायत खान ने 5 बहलोली खर्च करके ये हजरत मीठी शाह की दरगाह पे एक शिलालेख खुदवाया था, और उसमें ये बताया गया था कि मैंने 5 बहलोली खर्च करके हजरत मीठे शाह की दरगाह बनवाई। ठीक है, ये बात बताइए। तो ये था आज का अपना पूरा शिलालेखों का जो है अंतिम पाठ। अब शायद शिलालेख लगभग अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता शिलालेखों में आपको कोई दिक्कत होगी।
और दिक्कत हो तो लास्ट का हमेशा है ना, आप शिलालेखों में मैंने जो जिस हिसाब से वीडियो बनाया है, आप एक काम करना, लास्ट के 2 या 3 मिनट में एक बार मैं इस पूरे शिलालेख को आपको क्रक्स समझाता हूँ। वो क्रक्स क्रक्स देख लेना, एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद एक क्रक्स क्रक्स वाली चीजें देखना, सिर्फ क्रक्स वाली चीजें देखना, तो आपको क्या वो रिपीटेटिवली चीजें मिलेगी ना, तो आपको याद भी हो जाएगा वो जल्दी। ठीक है, तो ये सारे शिलालेख है और आप इसको याद कर लेना। ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। बिजोलिया का शिलालेख 1170 का है, पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर लगाया गया है, जो जैन मंदिर था। इसके निर्माता थे महानक नाम के सेठ, और उन्होंने जैन श्रावक लोलाक की स्मृति में मंदिर और कुंड बनाया था, और उसी जगह पे एक बिजोलिया शिलालेख खुदवाया गया। उस समय का तत्कालीन चौहान शासक था सोमेश्वर, और ये उस समय की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या परिचर्चा करता है कि ये सांबर और अजमेर के चौहानों की वंशावली तैयार करवाने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ पर आदि पुरुष जो है चौहानों के, वो वासुदेव थे। 551 में उन्होंने सांबर झील का निर्माण कराया और वहां पे चौहान वंश की नींव डाली। ये बात कौन कहता है? बिजोलिया शिलालेख। बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे जो भौगोलिक स्थिति है उनके पुराने नाम मिलते हैं। ठीक है, उसका जो संदर्भ है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है कि जालोर को क्या कहते थे, नाडोल को क्या कहते थे, शाकंभरी को क्या कहते थे। ठीक है, आप याद कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे प्रशासनिक कुछ टर्म्स भी दी गई है, जैसे डोहली प्रथा का यहाँ जिक्र किया गया है, जो कि एक भूमि अनुदान की प्रथा थी। इसके अलावा प्रतिगण जो थे वो गांव की बड़ी इकाई थी। गांव और प्रतिगण के बड़े बड़े अधिकारियों का जिक्र मिलता है यहाँ पर। महत्तर और परिग्राही नाम का अधिकारी यहाँ पर मिलता है। इसीलिए इसको 12वीं शताब्दी का शिलालेखीय दर्पण कहते हैं, जिसमें उस शताब्दी के जनजीवन की धार्मिक, भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का परिचय मिलता है। तो मैंने समझा भी दिया था आपको कि कैसे मिलता है ये परिचय। ठीक है, इसको गुणवत्तर इसके रचयिता थे, केशव कायस्थ इसके लेखक थे, और गोविंद ने इसको उत्कीर्ण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगा रखा है। इसके अलावा एक और अभिलेख अपने को प्राप्त होता है, रणकपुर प्रशस्ति 1439 में, और ये चौमुखा मंदिर भी कहते हैं रणकपुर वाले मंदिर को। ठीक है, गुहिल को बप्पा का पुत्र कहा गया है इन 3 प्रशस्तियों में। कौन कौन सी में? रणकपुर में, रशिया की छतरी में और कुंभलगढ़ में, है ना। बाकी ज्यादातर जगह पे गुहिल को आदि पुरुष कहा जाता है, गुहिल वंश का, और बप्पा जो है उनके वंशज माने जाते हैं। लेकिन इन जगह पे उल्टा माना जाता है, गुहिल को बप्पा का पुत्र कहा जाता है, रणकपुर में, रशिया छतरी में और कुंभलगढ़ में। इस और गुहिल वंशावली का रिसर्च बेस्ड पूरा जो आकलन है ना, वो कहां पर किया जाता है? वो रणकपुर प्रशस्ति में किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी तक एग्जामिनर पूछ नहीं रहा। इसके अलावा बप्पा और कालभोज दोनों अलग अलग थे, ये बात भी कौन कहता है? ये बात भी रणकपुर प्रशस्ति कहते हैं। फिर कुंभा की विजय और उपाधियां का जिक्र इसी में होता है, और धारणा नाम की सृष्टि के वंशजों का उल्लेख इसी में मिलता है। कुछ पारसी शिलालेखों के बारे में हमने चर्चा की थी कि अजमेर जो कि सेंटर, दिल्ली जो सेंटर था, वहां का एक प्रशासनिक यूनिट की तरह होती थी। जब अजमेर जो थे, राजस्थान पे कंट्रोल करने का मतलब है अजमेर पे कंट्रोल करना। तो क्या होता था, जब भी दिल्ली से सरकारें चलती थी, ठीक है, तो पुराने टाइम में 12वीं शताब्दी के बाद से, 12वीं शताब्दी पृथ्वीराज चौहान के समय अजमेर पर किसका कंट्रोल था? चौहानों का। फिर उसके बाद में सल्तनत काल आया, मुगल काल आया और अंग्रेज आए, सबने अजमेर पे कंट्रोल करने की कोशिश की। तो अजमेर का कंट्रोल मतलब पूरे राजस्थान का कंट्रोल, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अजमेर में मुगलों ने भी लेख लिखवाए, सल्तनत काल में भी लेख लिखवाए। अजमेर का लेख 1200 में, 2.5 दिन का झोपड़े का लेख, अबू बकर के निर्देशन में मस्जिद बनाएगी, है ना। इसके अलावा पुष्कर जहांगीर महल 1615 में, अमर सिंह पर विजय जहांगीर द्वारा बनवाया गया, और शाहजहानी मस्जिद का 1637 में है, शाहजहानी मस्जिद 1637। खुर्रम जो कि शाहजहां के नाम से शासक बनेगा, खुर्रम द्वारा अमर सिंह पर विजय प्राप्त करने पर एक प्रण लिया गया था, और ये जब शासक बनता है, सम्राट बनता है 1637 के आसपास जाके, जब उसको याद आता है तब ये शाहजहानी मस्जिद बनाता है। ठीक है, इसके बाद ईदगाह का लेख है, वो चमन बेग द्वारा निर्मित किया गया था ईदगाह का लेख। ठीक है, फिर चित्तौड़ में कुछ अभिलेख है। चित्तौड़ में दाइबी पीर का अभिलेख है 1325 में, खिजराना नाम का परिचय मिलता है, और अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का प्राप्त अपने को विवरण मिलता है, इसकी उपाधियां मिलती है। ठीक है, सुल्तान गयासुद्दीन का भी एक अभिलेख मिलता है जो कि खंडित अवस्था में। झालावाड़ में हजरत मीठे शाह का 1694-95 का अभिलेख है, जो नवाब के आजम खां थे, मालवा के छोटे से नवाब थे, छोटे सी रियासत के नवाब थे, उनके पौत्र थे इनायत खां। उनके ऊपर उन्होंने जब बोला था कि 5 बहुलोली खर्च करके मैंने क्या करा है, मीठे शाह की दरगाह बनाई है, तो ये बात का जिक्र मिलता है। इसके अलावा कोटा में शाहबाद का शिलालेख मिलता है, शाहबाद अभिलेख मिलता है, जो कि तत्कालीन राजस्थान की जो कर व्यवस्था है उसका फारसी में विवरण मिलता है यहाँ पे। ठीक है, 1678-79 में। ठीक है, तो 79 के आसपास ये प्राप्त होती है तत्कालीन कर व्यवस्था। और एक ईदगाह का अभिलेख मिलता है 1318 में,
और वो होशंग शाह के समय का है। ठीक है, होशंग शाह यहाँ के लोकल एक राजा थे। फिर नागौर का जो अभिलेख है वो जामा मस्जिद का अभिलेख मेड़ता में, और जो औरंगजेब है, ठीक है, औरंगजेब जो है वो अपने को यहाँ का जो लोकल नेता है, ये ऐसा नहीं है कि आप ये इसको औरंगजेब सम्राट समझ लो, तो सम्राट नहीं है। फिर मैंने एक ढोक्कल सिंह जी का नाम बताया था, जिन्हें ढोलक सिंह जी या ढोक्कल सिंह जी कहा जाता है। ढोक्कल सिंह जी ने है ना इस जामा मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाया था, जब ये टूट गई थी या इसमें कुछ दरारें आ गई थी, तो उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? ढोक्कल सिंह जी मारवाड़ के थे। ठीक है, तो आप ये याद रख लेना। ये शायद सारे महत्वपूर्ण शिलालेख अपने कवर हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी नई नई चीजें आपको स्रोतों में समझाएंगे और बहुत सारे नए नए स्रोतों का आपको परिचय देंगे। और ज्यादातर अब बिकॉज ज्यादातर दान पत्र हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण दान पत्रों पे अपन फोकस करेंगे। दान पत्र से प्रश्न ज्यादा बनते नहीं देखे हैं, कुछ 2-4 प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो 2-4 दान पत्रों पे अपन इस तरीके की बात कर लेंगे। ठीक है, कुछ महाराणा प्रताप से संबंधित दान पत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन चीजों पर अपन बात कर लेंगे। बाकी दान पत्रों में ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, तो अपन दान पत्रों में जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को बात करेंगे। शायद 2 लेक्चर में दान पत्र खत्म कर देंगे। और इसके अलावा फिर अपन बाद में बहुत सारे सोर्सेज हैं, उन पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये शिलालेखों का अंत है। और आप पढ़ते रहिए, और आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं इस पर आप अपना रिव्यू जरूर पोस्ट किया कीजिए कमेंट सेक्शन में, तो हमें भी पता चलता रहे कि हमें कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो इसलिए आप इन चीजों को भी कंसिडर कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।